हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो जीएस के कथन कारण और कूट वाचन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर के है, क्योंकि जिसमें कूटबद्ध क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपके समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। या आपका कई बार क्या होता है कि जो चीजें होती हैं, जैसे परसों मैं 14वें क्वेश्चन में जो बात कर रहे थे उसमें खुद ही क्या आपके जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर गया, या कल पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो एक दो सही थे लेकिन क्वेश्चन में क्या था, असत्य कौन सा है लिखा था, तो केवल तीसरा होना चाहिए था। ये आम गलतियां हैं जो आपके पेपर में हेजिटेशन के कारण या दबाव के कारण हो जाती हैं। तो आप लोगों को जीएस में किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को जो देखने में कठिन होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम उन्हें संयम के साथ करें तो वो किए जा सकते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो मैं उसी को लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसमें इतिहास, भूगोल और पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं जो वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है, इसे समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को लगातार ये वीडियो मिलते रहे और आप इनमें प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत जो अपनी पढ़ाई है उसे एक परफेक्शन में ला सको कि हाँ पढ़ाई तो की है, एग्जाम में क्वेश्चन भी इस पढ़ाई से सही होना चाहिए। तो उसको लेकर के एक क्वेश्चन पेपर है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध थी? उषा मेहता को जाना जाता है आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन जो अच्युत पटवर्धन है ना, राम मनोहर लोहिया है, उषा मेहता है, इन लोगों ने गुप्त रेडियो का संचालन करके लोगों को नेतृत्व प्रदान किया था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन होगा और सभी अपने नेतृत्वकर्ता खुद होंगे, क्योंकि ऊंची जो आपके उच्च कोटि के सारे नेता थे उन्हें ऑपरेशन जीरो आवर चला करके अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो आंदोलन में भटकाव ना आए इसलिए पहले से ही तय था कि सब अपने आप को नेतृत्वकर्ता समझे। लेकिन फिर भी इन गुप्त रेडियो ने लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं और निर्देशन दे करके इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो उसमें उषा मेहता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट आपको पता है, जब भारत में साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन ने क्या करना था, 1919 में भारत शासन अधिनियम में भारतीयों को दिए गए उत्तरदायी शासन की समीक्षा करनी थी कि भारतीयों ने अच्छा काम करा है तो इनको हम क्या करेंगे, डोमिनियन दे देंगे, नहीं करा है तो फिर आगे इंतजार करेंगे। क्योंकि 1919 से भारतीयों ने अच्छा काम करा था, अंग्रेजों को देने की नियत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इसकी जांच करने के लिए एक ऐसा आयोग बनाया जिसमें एक भी भारतीय नहीं था और जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। तो जब ये कमीशन भारत पहुंचा तो भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया। देश में सबसे बड़ी आपकी आज तक की देशव्यापी हड़तालें हुई, तो इसमें आपके सहयोग भारतीयों ने कोई भी प्रदान नहीं किया। तो इसको लेकर के जो उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बिल्केनहेड, उन्होंने भारतीयों के सामने एक चैलेंज रखा कि तुम खुद ही अपना संविधान बना लो और ऐसा संविधान बनाना जो प्रत्येक भारतीय को मंजूर है, तो हम तुम्हारे उस संविधान को लागू कर देंगे। तो उसी को चैलेंज लेते हुए सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में और उस सर्वदलीय बैठक में आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उसने भारत में संविधान बनाने का पहला प्रयास किया। उस संवैधानिक रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो उस नेहरू रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई थी उसमें खास बात क्या थी, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये बात नहीं लिखी गई थी उसमें, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, भारत के लिए डोमिनियन प्रदान कर दिया जाए, तो ये नहीं था। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, बिल्कुल ये था, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमान यानी कि अल्पसंख्यकों को जो क्या दे दिया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया था, उसे समाप्त कर दिया जाए और उसे संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र, जो भी कैंडिडेट हो वो लड़ सकता है, केवल मुसलमान ही नहीं लड़ेगा। तो ये बात थी इसमें, और इसी के कारण मुसलमानों ने विरोध कर दिया कि भाई हमें पृथक निर्वाचन मंडल जो दिया गया है उसे आप नहीं हटा सकते। तो वो लॉर्ड बिल्केनहेड को क्या मिल गया, बहाना, ये सभी भारतीयों को मंजूर नहीं है, उसने इसी आधार पर इसको खारिज कर दिया नेहरू रिपोर्ट को। तो इसमें आपके कूट पर सही उत्तर का चयन करना है, तो 2 और 3 सही है और 1 सही नहीं है, तो इसका केवल बी आंसर होगा। अगला ये ध्यान में भी रखना है कि प्रश्न में क्या कहा है, कूट के लिए सही मांग रहा है या गलत।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे, जिन्हें सूरत अधिवेशन में स्वीकार करने या अस्वीकार करने के प्रश्न में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसमें 4 संकल्प पारित हुए थे कि भाई ये हमने स्वीकार करके ही आगे आंदोलन को चलाना है। तो उनमें से 4 में से कौन सा नहीं है, कह रहा है। दादा भाई नारोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि विदेशी शिक्षा की जगह राष्ट्रीय शिक्षा होगी, ये था। स्वदेशी होगा, ये था। बहिष्कार होगा, ये भी था। बंगाल विभाजन को रद्द करना इसमें नहीं था। इसमें जो चौथा संकल्प था वो था स्वराज। आपको पता है आधिकारिक तौर पर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में किया था। वैसे तो स्वराज शब्द पहले से आ रहा था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज कई बार कहते थे स्वदेशी, स्वराज, स्वराष्ट्र, है ना। और तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर इसे दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास किया गया। ये 4 चीजें थी जिन्हें क्या करना था, अगले 1907 के सूरत अधिवेशन में पारित करना था। लेकिन गरम दल इसमें से क्या चाहता था, ये सभी पास हो। नरम दल इसमें से एक आध चीजें नहीं चाहता था, जैसे स्वराज वगैरह, सॉरी स्वराज नहीं, बहिष्कार नहीं चाहता था वो। तो इसलिए क्या किया गया, आपका इन दोनों के बीच क्या हो गई, खींचातानी हो गई और सूरत में विभाजन हो गया। तो इसमें डी आपका सही आंसर है, क्योंकि डी को क्या दिया है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये वाला सही है, डी। इसमें स्वराज होना चाहिए था। निम्नलिखित आंदोलन को उनके बढ़ते कालक्रम के अनुसार विन्यासित कीजिए। कालक्रम भी खुद ही लिखा है इसमें। तो होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था एक, उसके बाद असहयोग हुआ, फिर सविनय हुआ, फिर भारत छोड़ो हुआ। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4, 3 सही आंसर होगा इसका। 1, 2, 4, 3, तो बी इसका सही आंसर है। वैसे भी उसमें डेटा पड़ी हुई है, क्वेश्चन में गलती हो गई है। अशोक से संबंधित शिलालेखों की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये अशोक के शिलालेख दे रखे हैं, तो इनको सुमेलित करना है कि किस शिलालेख में क्या। जो 14 इसके बृहद शिलालेख हैं उनमें से हैं ये। तो इसमें 13 बृहद शिलालेख। 11वां शिलालेख धम्म विजय, यानी कि अशोक का जो धम्म था, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध संघ और धम्म में उसने अपनी, धर्म मतलब उसका एक अपना विशेष जो बौद्ध धर्म की नैतिक शिक्षाएं थी उसका संग्रह था। 13वां शिलालेख कलिंग विजय का उल्लेख इसी में किया गया है। 5वां शिलालेख मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है और प्रथम शिलालेख करता है किसका, पशु बलि करने से। तो इसका ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 और डी का 2। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। अंबर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। एक्चुअल में ये अंबर का जो युद्ध है ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का नाम है, अंबूर का युद्ध बोलते हैं वैसे। अंबूर का युद्ध 1749 में कर्नाटक युद्ध, यानी कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से कर्नाटक की गद्दी को लेकर के जो युद्ध लड़ा गया था उसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं। ये आपका 1749 में लड़ा गया था। वांडीवास जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक कर्नाटक युद्ध लड़ा गया उसे वांडीवास कहते हैं। ये 1759 में लड़ा गया। और प्लासी युद्ध 1757 में लड़ा गया बंगाल की नवाबी को लेकर के। और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया अंग्रेज और बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना के साथ। तो इसमें सबसे पहले अंबर का युद्ध आएगा, फिर आएगा प्लासी। अंबर, प्लासी, वांडीवास, बक्सर। अंबर, प्लासी, वांडीवास और बक्सर, ये इसका सही आंसर होगा। ये सही क्रम है, डी सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य हो, राज्यसभा का भी हो सकता है। संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए,
जिस समय नियुक्ति होती है। ये भी जरूरी नहीं है कि एक सदन का हो, जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। कोई भी मंत्रिपरिषद में सदस्य बनता है तो उस समय उसके लिए जरूरी नहीं कि सदन का सदस्य हो, वो 6 माह के अंदर भी बन सकता है। तो इसका 3 सही है, 1 और 2 सही नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? तो 1 और 2 असत्य है, 3 सत्य है केवल, बस 1 और 2 असत्य हैं, 3 सत्य है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाए? तो केंद्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा ताकि वो भारत में वित्तीय जो आपके बंटवारे हैं उनको लेकर के आपके सुझाव दे। तो उसकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को ही सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति जो भी भारतीय खर्चों की जांच करती है, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो भारतीय सरकार का जितना भी या राज्य सरकारों का जो भी पैसा लगा होता है, तो केंद्र सरकार का जो आपका रिपोर्ट होती है सीएजी, वो राष्ट्रपति के पटल पर आती है, फिर जांच करती है लोक लेखा समिति, फिर राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर संसद के पटल पर रखी जाती है। तो इसे भी रखवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग की रिपोर्ट, अनुच्छेद 368 में जो 338 में जो आपका शेड्यूल कास्ट आयोग बनाया जाता है, 338 क में जो शेड्यूल ट्राइब आयोग बनाया जाता है, दोनों की ही सिफारिशें राष्ट्रपति ही संसद में रखता है। तो 3 की 3 रिपोर्ट्स राष्ट्रपति ही रखेगा। तो इसमें सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसकी पुस्तक है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था एम विश्वेश्वरैया की, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में इन्होंने लिखी थी कि भारत में अगर हम सत्ता में, हमारी जो आपकी क्या है सत्ता हाथ में आती है अंग्रेजों से, तो हम किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था का नियोजन करेंगे, इस पर लिखी गई पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है? भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी ब्रिटिश राज्य और जो केंद्र शासित जो देसी रियासतें सम्मिलित होनी चाहती हैं वो हो सकती है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ, 1919 में प्रांतों में लागू हुआ था, 35 में खत्म कर दिया। बर्मा का ब्रिटिश भारत से पृथककरण कर दिया, बिल्कुल सही है। बर्मा 1850 से लेकर के 1935 तक भारत का एक प्रांत बन करके रहा था, 35 में उसे हटा दिया, अलग देश बना दिया। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई, ये गलत बात है। भारत के लिए विधानमंडल की शुरुआत हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ना कि इसके द्वारा। तो इसमें संबंधित नहीं है, तो डी वाला संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करिए। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही सदस्य होंगे, गलत है। राज्यसभा से भी हो सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से हो सकता है। मनमोहन सिंह दोनों बार राज्यसभा से थे, इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, पहली राज्यसभा मेंबर भी थी जो प्रधानमंत्री बनी थी, तो किसी भी सदन से हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय का काम तो केवल संसद की प्रक्रियाओं से संबंधित जो चीजें हैं उसे करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है वो सीधे पीएमओ से काम करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो इसमें दोनों ही गलत है, ना तो एक सही है ना 2 सही है। तो इसका मतलब डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये संसदीय कार्य मंत्रालय से तो केवल जो संसद की कार्यवाही आदि है उससे संबंधित कार्य होते हैं। इसमें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सचिवालय होता है वो सीधे पीएमओ के अंदर होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय। कंप्यूटर का वर्गीकरण कार्य पद्धति के आधार पर कितने भागों में किया जाता है? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, या तो एनालॉग होगा या डिजिटल होगा या दोनों का मिक्स होगा, जिसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो 3 हो सकते हैं कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर। अगला, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे ले सकते हैं, जिसमें पूरे 100 नंबर के 20 क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके आगामी पटवारी री एग्जाम परीक्षा में बहुत सहायक हो सकते हैं। हमारे वर्तमान संविधान में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, हमारा जो वर्तमान संविधान है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। 395 में से 250 से अधिक अनुच्छेद इसी से लिए गए थे, और यही सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का।
संविधान निवारक निरोध नजरबंदी की अनुमति देता है, परंतु अनुबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के नजरबंदी में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को नजरबंदी कानून के तहत बंदी बना लिया है तो उसे 3 महीने तक तो रखा जा सकता है, लेकिन 3 महीने के बाद उसको सलाहकार बोर्ड के सामने पेश करना होगा। वो आगे तय करेगा कि आगे रहेगा या नहीं। नजरबंद को नजरबंदी के आधारों पर गिरफ्तारी से पूर्व बता देना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। नजरबंदी जिसे किया जाता है उसे बताना जरूर नहीं है, क्योंकि ये नजरबंदी कानून है ही इतने सख्त कानून, जैसे रासुका है, पोटा है, टाडा है, या फिर आपका जो आपके भारत में विभिन्न तरह के क्या हैं कानून जो देश की एकता और अखंडता को या भारत में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं, उन कानूनों के तहत निवारक नजरबंदी होती है। या विदेशी शत्रु राष्ट्र के नागरिक के लिए, गुप्तचर के लिए होती है, शत्रु राष्ट्र के, तो उसमें 24 घंटे वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण का नियम भी लागू नहीं होता, 3 महीने तक रख सकते हैं उसको, और ना ही उसे नजरबंद करने वाले व्यक्ति को पूर्व सूचना देनी होती है कि तुझे नजरबंद क्यों किया जाए, यानी कि वो वकील भी नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। और नजरबंद व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत, ये सामान्य देश के नागरिकों के लिए। नजरबंदी कानून में 24 घंटे नहीं, 3 महीने होता है, 3 महीने बाद तो सलाहकार बोर्ड के सामने रखा जाएगा। तो इसमें से ए सही है, बस ए वाला सही है। अगला, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय तो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, मतलब अफ्रीका के राष्ट्रों के समान ही है प्रति व्यक्ति आय, $2,800 के करीब करीब, जो आपका बहुत कम मानी जाती है। और दूसरा, भारत ने जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का दाव का अनुभव किया है। तीव्र वृद्धि दाव है, दबाव है, तभी तो प्रति व्यक्ति आय कम है, ये इसका स्पष्टीकरण भी है। क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के आकार पर देखें तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, पर प्रति व्यक्ति आय हमारी बहुत देशों से नीचे है अभी भी, मतलब जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनके समान हमारी प्रति व्यक्ति, ये इसलिए है क्योंकि जनसंख्या का दबाव बहुत बड़ा है, इस वजह से आपका प्रति व्यक्ति आय धीमे बढ़ रही है, जबकि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो इसमें काराकोरम सबसे ऊपर है, काराकोरम के नीचे जास्कर है, जास्कर के नीचे लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख के नीचे पीर पंजाल है, पीर पंजाल के नीचे धौलाधार है। तो इसमें काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, 1 2 4 3 बी सही होगा। उत्तर से दक्षिण अगर इन्हें विन्यासित करें तो। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक जूट उत्पन्न करने वाला राज्य है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? यहाँ उच्च ताप एवं उच्च वर्षा की दशा बनी रहती है, बिल्कुल। जूट के लिए क्या चाहिए? उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण का मतलब ताप ज्यादा हो और आर्द्र का मतलब पानी ज्यादा हो, तो दोनों ही है। प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी भूमि को प्राकृतिक उर्वरकता प्रदान करती है, बिल्कुल। एक्चुअल में जो जो गंगा नदी है वो बंगाल में जब डेल्टाई क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो बहुत महीन और उपजाऊ मिट्टी को छोड़ देती है, जिससे दलदल बन जाते हैं, जिन्हें चार कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। वही जूट उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों सही हो गए। ये समुद्र तट पर स्थित है, ये आवश्यक कारक नहीं है। समुद्र तट पर तो तमिलनाडु भी है, केरल भी है, लेकिन वो जूट नहीं उगा पाते, तो ये इसके लिए कारक नहीं बनता है, बल्कि 1 और 2 कारक है। उत्तरदायी कारक 1 और 2 है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इको डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? इको डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखते हुए किया गया विकास हो, उसे हम इको डेवलपमेंट कहेंगे। तो इसमें पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखते हुए किया गया विकास सही होगा। अगला, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन में के घेरे में ला दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुसलमान खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तुर्की का तो विभाजन कर दिया था और मुसलमानों के सबसे बड़े आपके पद, खलीफा के पद का अंत कर दिया था। तो पूरी दुनिया के मुसलमान खिलाफत कर रहे थे अंग्रेजों की, तो भारत के जो मुसलमान थे, जो जानकारी वाले क्षेत्र में आते थे शहरों में, तो वो भी विरोध में शामिल हो गए। अली बंधु, जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, उनके नेतृत्व में, और बाद में गांधी जी ने भी इसे सपोर्ट किया।
राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी प्रबल तत्व था। राष्ट्रीय आंदोलन तो था ही साम्राज्यवाद विरोधी अंग्रेजों का, खिलाफत आंदोलन भी हो गया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिम वर्ग का था केवल, लेकिन वो उसमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध तत्व इसलिए थे क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो ये मिल गए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला दिया। तो ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन क्या था, राष्ट्रीय तत्वों को लेकर के था, इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में आ गया, क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद के तत्व यानी कि अंग्रेजों के विरोध के तत्व से दोनों में समानता थी। गांधी इरविन समझौते की शर्तों में शामिल नहीं है। गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था, मतलब जिसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उसमें उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिनका हिंसा से कोई संबंध नहीं था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने कहा कि जिनका हिंसा में हाथ नहीं है उन सभी को बंदी। महात्मा गांधी ने इसमें सरदार भगत सिंह वगैरह का पक्ष नहीं रखा, इसीलिए महात्मा गांधी की आलोचना भी होती है कि उन्होंने उनका भी पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो हिंसा में कुछ से संबंध नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंसा करी थी, सैंडर्स की हत्या करी थी, इसलिए उनकी पैरवी नहीं करी अन्य के लिए। सरकार समुद्र तटीय लोगों के नमक बनाने से प्रतिबंध हटाए, मतलब नमक पर जो कानून लगाया उसे हटा दे, ये भी सही था। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों के प्रारूप को तैयार करने की शर्त पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई, ये भी सही है। ये भी सही है कि भाई तुम्हारे साथ ये संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए ब्रिटेन खुद जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, ये भी सही था। पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दलितों के लिए समाप्त कर दी गई, ये गलत है, अभी तो हुआ ही नहीं है दलितों के लिए समाप्त, क्या इसके बाद आएगा क्या, सांप्रदायिक मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, जिसमें दलितों के लिए व्यवस्था थी, ये व्यवस्था सुविधा समाप्त हुई। जो पूना पैक्ट है एक्चुअल में, जिसे हम गांधी और अंबेडकर समझौता बोलते हैं, उसमें ये समाप्त हुई थी, ना कि इरविन समझौते में। तो इसकी डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे जो यूट्यूब चैनल है एसएस स्टडी, और एसएस स्टडी नाम से हमारा ऐप भी है, उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं विभिन्न आपके कोर्सेज को लेने के लिए। धन्यवाद।